स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। हमने कक्षा 10 भूगोल के 2 अध्याय कर लिए हैं। तीसरा अध्याय जो है जल संसाधन है। इस साल 2024 और 25 में आरबीएससी के थ्रू इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाएगा। वो 3 नंबर का ये चैप्टर है और जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दीर्घात्मक है, एक लॉन्ग टाइप का है। तो ये चैप्टर में अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने को सबसे बड़े बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इंट्रोडक्शन अपन क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधन क्या है? तो जैसा आप लोग जानते होंगे, अपन सब जो रहते हैं वो अपने सौर मंडल के अंदर कौन से ग्रह पे रहते हैं? कौन से ग्रह पे रहते हैं निभा? नहीं पता। अपन रहते हैं पृथ्वी ग्रह पे। कौन से ग्रह पर? पृथ्वी ग्रह पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। अब देखो आपको ये पता नहीं है तो इसलिए मैं सबसे पहले इससे पहले सौरमंडल पढ़ा देता हूँ। सौरमंडल क्या है? तो शुरू से शुरू करता हूँ कि ये जो पूरी दुनिया है वो किस तरीके से बनी थी। अपन जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस गली में, जिस देश में रह रहे हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ था, वो बना कैसे था। तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। उन सभी कहानियों में से एक कहानी है बिग बैंग सिद्धांत। क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। उसमें क्या कहना है कि गोला था, एक बड़ा सा गोला था और वो गर्म था और उस पर प्रेशर मतलब दबाव बहुत ज्यादा था। अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तापमान के कारण वो क्या किया? फूट गया। ठीक है ना, जैसे मान लो पटाखे को आग लगाते हैं तो फूट जाता है ना, तो वैसे गोला फूट गया। जब गोला फूटा तो उसके अलग अलग क्या हो गए? टुकड़े। उन सभी टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो अपना सौरमंडल है। उन सभी टुकड़ों में से एक क्या है? अपना सौरमंडल। जैसे मान लो थोड़ा बड़ा बनाऊं मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं तो मान लो क्या है? ये सन है। क्या है? सन। ठीक, जो अपने को सुबह सुबह दिखाई देता है, शाम को डूबते दिखाई देता है, वो सन है। सन के सबसे नजदीक एक ग्रह है। उस ग्रह का नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सन के सबसे नजदीक ग्रह है वो क्या है, तो वो है बुध। क्या है? बुध ग्रह है, जिसे मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है, ये बुध इसकी चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक, उसके बाद अगला जो ग्रह है वो क्या है? शुक्र। कौन है? शुक्र, जो सुबह सुबह कभी कभी दिखाई देता है चांद के पास। एक तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है क्या? तो वो क्या है? शुक्र। बुध है सबसे पास, उसके बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन है? शुक्र के बाद है हम लोग। ठीक है ना, पृथ्वी या फिर अर्थ। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी या फिर अर्थ। ठीक, पृथ्वी के बाद कौन है? तो पृथ्वी के बाद है मंगल। कौन है? मंगल। ये भी मंगल इसके चारों तरफ घूमता है। फिर इसके बाद पत्थरों की एक दीवार है जो इसकी चारों तरफ घूम रही है। पत्थरों की एक दीवार है जो इसके चारों तरफ घूम रही है। उसके बाद पृथ्वी, मंगल के बाद फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ऐसे 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। अपन कौन से ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पर। कौन से पे रहते हैं? पृथ्वी। अब समझ में आ गया? ठीक, तो ये अपना चैप्टर नहीं है, ये तो बस इंट्रोडक्शन में है। थोड़ा वो समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये है क्या। तो अपन कौन से ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे जो अपन रहते हैं, तो पृथ्वी में पानी भी है और धरती भी है। पता होगा आपको। पानी भी है और धरती भी है। तो अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो वर्ल्ड के मैप में जो धरती है उसके 7 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 7 टुकड़े हैं। देखो मैं टुकड़ों को बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है ना, ये मैंने टुकड़ों को बनाने की कोशिश की है। जो ये वाला टुकड़ा है, देखो पहले इसको दिशा में बांटते हैं। ठीक, तो ये वाली दिशा क्या है? ईस्ट या फिर पूर्व। ठीक है, इसके विपरीत में कौन होगा? पूर्व के सामने कौन होता है? नहीं, पूर्व के सामने होता है पश्चिम। कौन होता है? पश्चिम। ठीक है, जिसे बोलते हैं वेस्ट। ठीक,
ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ या फिर उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण या फिर साउथ, ठीक है ना। अपोजिट में देखो, पूरब के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, ईस्ट के सामने वेस्ट, नॉर्थ के सामने साउथ। अब ये जो पृथ्वी का नक्शा है, इसमें मैंने ये टुकड़े बनाए हैं, ये क्या है, धरती के टुकड़े, क्या है, धरती के टुकड़े। तो इधर वाले टुकड़े को बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तर में है नहीं तो उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण में है तो साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर क्या है, तो यूरोप, क्या, यूरोप। और इसके बगल में कौन है, एशिया। एशिया। और इसके नीचे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। इसके नीचे क्या है, ये अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, समझ में आ गया। हिंदी में भी वही नाम है जो यहाँ पे इंग्लिश में। अपना प्यारा देश भारत कहाँ पर है, तो अपना प्यारा जो देश है वो यहाँ है। कौन से हिस्से में है, एशिया के हिस्से में। समझ में आ रहा है ना, एशिया के हिस्से में अपना देश भारत। अब ये जो पूरा धरती है, ये पूरी धरती है, पूरा अर्थ है, इसमें ये जो बाकी जो जगह दिख रहे हैं ना आपको खाली खाली, यहाँ पे क्या है, पानी है। पानी। क्या है, पानी। पानी। जो ये आपको जगह दिख रही है, ये यहाँ पे क्या है, पानी। पानी है, ये पानी है पूरा। ये पूरा एरिया क्या है, पानी। अगर मैं इस पूरे धरती को 100% मानूं, ठीक है ना, इसका 100% मानूं मैं, तो इस 100% में से 70% तो क्या है, पानी है या फिर जल है, ठीक। और इसमें 30% पे क्या है, धरती है, जमीन, ठीक है ना, जिसमें अपन हो गए थे, जैसे ये धरती है ना, वैसे उसकी बात हो रही। अब देखो अपने पृथ्वी पे कितना है, 70% पानी, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। बताओ कैसे। तो ये जो 70% पानी है, ये 70 का 70% पानी पीने वाला नहीं है। इस 70% पानी में से 97.5% पानी क्या है, खारा है। क्या है, खारा मतलब जानते हो ना, जो जिसमें नमक का स्वाद ज्यादा होता है, जैसे कि समुद्र का पानी क्या है, खारा। तो 97.5% क्या है, खारा, और इसका 2.5% क्या है, पीने योग्य है। क्या है, पीने योग्य जल है। समझ में आ रहा है, ये पीने योग्य जल है। अब ये 2.5% तो है ना, इसमें से भी 70% तो क्या है, बर्फ के रूप में जमा है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ग्लेशियर। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े दिखे होंगे ना मूवी के अंदर, बड़े बड़े टुकड़े, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। तो 70% तो क्या है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 30% जो है वो है नदी, तालाब और झील के अंदर। नदी, तालाब और झील का पानी ही अपन लोग पीते हैं। तो बहुत सारे पानी में से बहुत कम पानी अपन लोग पीते हैं जो पीने योग्य है वास्तव में। लेकिन फिर भी मनुष्य लोग क्या करते हैं, इन पानी का दुरुपयोग करते हैं, इस संसाधन का दुरुपयोग करते हैं अपने फायदे के लिए। वो जो दुरुपयोग है वो किस प्रकार से है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आया कि भाई पूरा अगर धरती को अपन 100% माने तो 70% तो पानी है और 30% क्या है, धरती। उस 70% में भी 97.5% खारा है और 2.5% क्या है, पीने योग्य। अब वो जो 2.5% पानी पीने योग्य है ना, उसमें उसका 70% क्या है, बर्फ में जमा हुआ है, और उसका 30% क्या है, हम लोग पी रहे हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई जो जल संसाधन है, वह संसाधन में क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कि वो सभी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। तो जल भी क्या है, एक संसाधन, हमारे पीने की आवश्यकता को पूरी करता है। हम जो हम जो फसल उगाते हैं उसमें पानी की आवश्यकता पूरी करता ही नहीं करता, तो वो भी क्या है, एक संसाधन। तो इस संसाधन का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है या इस संसाधन को संरक्षण क्यों करना आवश्यक है, ये इसके इंट्रोडक्शन में दिया गया है। ठीक,
पहले पेज में तो ये दिया गया है, उसके बाद उसमें दिया गया है कि जो जल प्रबंधन है वो खराब हो रहा है, जल प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ये सब कारण है जो उत्पन्न हो रहे हैं, जल संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि जिस साल में अपन रह रहे हैं 2025 के अंदर जो अपन रह रहे हैं इसमें भारत के 20 करोड़ लोग जल की समस्या को झेलेंगे। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि 2025 में जो अपन रह रहे हैं ना तो उसमें 20 करोड़ लोग जल की समस्याओं को झेलेंगे अपने देश के। बताओ क्यों, कैसे? क्योंकि भाई जल का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है। भाई जहां एक बाल्टी पानी की आवश्यकता है वहां एक से ज्यादा बाल्टी का उपयोग किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपन ने पृथ्वी पर जो जल संसाधन का वितरण है वो तो पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण क्या है और इसका कारण क्या है। ठीक है ना? तो जल प्रदूषण में लिखा है मैंने, मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए अपशिष्ट पदार्थों का बिना उपचार किए जल में मिलाने से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। अब ये जल प्रदूषण के कारण क्या है? तो देखो जल प्रदूषण का कारण क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हवा में अम्लीय कण मिल जाते हैं तो इससे क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है तो क्या होता है? वो सीधा कहाँ जाता है? पानी में मिलके अम्ल सीधा नदी नालों में ही तो जाता है, धूल के सारा ही। अगला क्या है? औद्योगिक कचरा। तो उद्योगों से निकलने वाला कचरा और प्रदूषित पानी नदियों में जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। अब आपने देखा होगा कई केमिकल फैक्ट्री है जो बिना ही अपने जो उनका कचरा है, जो उनकी कंपनी से जो कचरा निकला है उसका बिना उपचार किए ही उसको सीधा क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं और वही पानी कहाँ चला जाता है? नदियों और नालों में चला जाता है। उससे जो भूमिगत जल है वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कई ऐसे नलकूप हैं जहाँ से जो पानी आता है वो बहुत गंदा या फिर उसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। रीजन क्या है? कि वो जो उद्योगों से कचरा निकला था वो सीधा उस पानी में मिला दिया और वो पानी सीधा सीधा नदी के अंदर गया और नदी से वो कहाँ चला गया? भूमि के अंदर चला गया। वो निस्यंदन करती है, निस्यंदन का मतलब उसे छानने का काम करती है भूमि, लेकिन वो कितना छानेगी उसकी भी क्या है? एक क्षमता है, सीमित क्षमता है। अगला क्या है? मानव मल। तो जो नदियों नहरों और अन्य जल स्रोतों में मानव जल के मिलाने से, देखो मानव मल को मिलाने से, ठीक है ना, यहाँ मल आए तो जो हमारे बड़े बड़े अपार्टमेंट होटलों या फिर हमारे घरों से जो मल निकलता है उस मल का सीधा ही क्या किया जाता है? सीधा ही किसी नदी या किसी नहर में मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है? वहाँ का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। उसमें रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वो जीव जंतु हैं, उन पर भी एक काफी गहरा प्रभाव डालता है। अगला क्या है? धार्मिक रीति रिवाज के कारण शव को पानी में बहाना तथा नहाने से। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई पंडित या पुजारी मरता है तो फिर क्या करते हैं? कई लोग बोलते हैं उसको जलाने की बजाय से क्या करना चाहिए? पानी में डाल देना चाहिए। रीजन? और उनका ऐसा मानना है कि इनका जो कॉन्टैक्ट है वो सीधा क्या है? भगवान से। पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? अगर उसे हम पानी में मिलाएंगे तो पानी में रहने वाले जीव जंतु, इवन पानी और उसमें पेड़ पौधे क्या होंगे? प्रदूषित होंगे, जो हमारे वातावरण के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी क्या है? जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। या तो पानी में नहाने से या फिर शव को डालने से। शव में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बहुत से विषाणु कीटाणु होते हैं जो उस पानी में सीधा मिल जाता है। अगला क्या है? तेल रिसाव। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े समुद्र के जहाज हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, कार्गो शिप होते हैं, जिनसे कंटेनर इधर से उधर पार होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उनसे क्या होता है? तेल का रिसाव होता है। अब क्या होता है कि जो तेल है वो पानी से मिल नहीं सकता, क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है वो विपरीत है। जो एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे से अलग है। जब उनका स्वभाव अलग है तो मिल नहीं पाते, तो तेल के ऊपर क्या करते हैं? तैरना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? वहां का जो जल है वो पूरा प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर अभी अपन ने जल प्रदूषण और उसके कारण देखे। अब इसके अपन क्या देखेंगे? इसके अपन उपचार देखेंगे कि जल प्रदूषण का क्या क्या उपचार होता है और सरकार के द्वारा क्या क्या इसके लिए कार्य किया गया है। तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के कारण क्या है। अब जल प्रदूषण के उपाय क्या हो सकते हैं और क्या किए जाने चाहिए या क्या किए जाते हैं, या फिर भारत सरकार के द्वारा जल प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या किया गया है, उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि उपचार में पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। ये सेप्टिक टैंक किसके लिए है? तो वो मल उपचार के लिए बताया गया है कि सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा है, जल स्रोत में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। जो जल स्रोत होते हैं जैसे तालाब है, झील है, उसके अंदर जो पशु होते हैं, गाय भैंस, इनको नहीं धोना चाहिए। अगला क्या है? लोगों को नदी तालाब झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए। जो लोग हैं उनको तालाब में झीलों में स्नान नहीं करना चाहिए।
इससे क्या होगा, वहां का जो जल प्रदूषित होने से बचेगा। अगला क्या है, कीटनाशक, कवकनाशी इत्यादि के रूप में निम्नीकरण योग्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए रसायनों में जिससे हमारा जो जल है वो प्रदूषित ना हो। खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब जो खेतों में खतरनाक कीटनाशक उपयोग में लिए जाते हैं उस पर क्या करना चाहिए, उसे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि वो उपयोग में नहीं ले, इससे जल प्रदूषित ना हो। अगला है, अब देखो भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन, एक मिशन है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उस मिशन का नाम था जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता के सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस मिशन में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी, ठीक है ना, 55 लीटर पानी की सेवा के लिए पीने योग्य पाइपलाइन को बिछाया गया और इसमें हाँ मतलब कि सफलता हासिल की गई। अब अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके आगे पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में।